गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज जो है हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने इससे जस्ट लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था, ड्यूटीज़ असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना, जो अथॉरिटी होती है पर्सन्स की उसको डिफ़ाइन करना, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है, जो इंटर रिलेशनशिप होती है अमंग द एम्प्लॉइज़, वो सब डिफ़ाइन करना। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा है कि कैसे एक एडजस्टमेंट की जाती है रिसोर्सेज के बीच में, एम्प्लॉइज़ के बीच में। ठीक है, हर चीज़ की कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। तो वो जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था ना स्टूडेंट, उसका जो आउटकम रहता है वो रहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बनाने के बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बेस पे ही अलग अलग फॉर्म्स बताई गई हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अलग अलग फॉर्म होती है, उसमें से कुछ फॉर्म्स आपके सिलेबस में हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी फॉर्म्स आपके सिलेबस में हैं वो वन बाय वन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था, जो हारमोनियस एडजस्टमेंट की थी आपने रिसोर्सेज की, एम्प्लॉइज़ की, उसका जो आउटकम निकल के आया आपके सामने वो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन विच मे बी एडोप्टेड बाय ऑल एंटरप्राइजेज। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो हम कह सकें कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के जो बेसिस होते हैं, जो बेस होता है वो अलग अलग हो सकता है, और उसी बेसिस पे जो फॉर्म्स होती हैं वो भी अलग अलग होती है। वी कैन से कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता, बिकॉज वी आर सेइंग इट डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डिज़ाइन। इट कैन बी इन सो मैनी फॉर्म्स और सो मैनी डिज़ाइंस। अलग अलग तरह के फॉर्म और डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। ठीक है, इट मे हैव मैनी फॉर्म्स एंड डिज़ाइन, अलग अलग बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे जो इसके फॉर्म्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आपके देखो कितने हैं पढ़े, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इसका कोई भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं होता जो हम कह सकें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम मैनर में वो अप्लाई होगा। अलग अलग एंटरप्राइजेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह की फॉर्म्स और डिज़ाइन इसके हो सकते हैं जिसके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। फंक्शनल आज मैं आपको बताऊंगी, डिविजनल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लाइन एंड स्टाफ इनका मैं आपको सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज दीज टू फॉर्म्स आर नॉट इन आवर सिलेबस। ये दो फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। सो मैं सिर्फ इसको आपको मीनिंग बता दूंगी कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है। बहुत डिटेल में एनालाइज करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छे से डिटेल में तो मुझे सिर्फ आपको दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बतानी है, एक फंक्शनल एक डिविजनल। तो आप यहाँ पे आ जाएं और पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझें। यहाँ मैंने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे हर किसी के काम को, बट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय इट। जो मेजर फंक्शंस
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन फंक्शंस के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को बांटना, लोगों के काम को बांटना, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डिसाइड करना, हु इज़ द बॉस एंड हु इज़ द सबऑर्डिनेट, ये सब डिसाइड करना। हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एंटरप्राइज। मीन्स सिंपली कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, वो कैसे जो है डिफाइन किया जाता है, कैसे जो है डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन। मेजर फंक्शंस कैन बी लाइक एक कंपनी है, वहाँ पर जो है परचेज का काम होता है, परचेज का काम होता है ना, रॉ मटेरियल परचेज करना है, टूल्स परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, काफ़ी कुछ और परचेज करने का काम रहता है। तो वो सारा काम कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन का काम रहता है रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में प्रिपेयर करना, फॉर्म चेंज करना रॉ मटेरियल की, ठीक है। मार्केटिंग का काम रहता है ऐड वगैरह देना, प्रमोट करना अपनी सेल को, ठीक है। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अथॉरिटी, ड्यूटीज़, म्यूचुअल रिलेशनशिप सब कुछ डिफाइन होता है, बट मेजर फंक्शंस के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट्स हम बनाएंगे, पर डिपार्टमेंट बनाने के लिए बेस क्या लेंगे? बेस होगा मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, सो मेजर एक्टिविटीज़ कौन सी है जो वहाँ परफॉर्म की जाती है? वो परचेज का काम करते हैं। दे विल परचेज रॉ मटेरियल, स्मॉल टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, काफ़ी कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी उनको, तो वो सब कुछ खरीदने का काम रहेगा परचेज डिपार्टमेंट का, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दे विल कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, वो कन्वर्जन का काम करेंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? कन्वर्जन प्रोसेस में। मीन्स दे विल कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो ऐड देने का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज भी कई बार जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलॉट कर दी जाती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो फाइनेंस का काम देखता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना फाइनेंस अलॉट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कितने का बजट जो है पास करने की ज़रूरत है, वो सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के रहते हैं। तो इन्हीं मेजर एक्टिविटीज़ के बेस पे मैंने डिपार्टमेंट बना दिए। परचेजिंग का काम परचेज डिपार्टमेंट को अलॉट कर दिया, कन्वर्जन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंक्लूड अलॉट कर दिया, एडवर्टीजमेंट का काम, सेलिंग का काम, आफ्टर सेल सर्विसेज का काम, कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करने का जो सारा काम है वो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, और फाइनेंस अरेंज करने का, फाइनेंस को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने का काम मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। सो दीज आर द मेजर एक्टिविटीज़ और दीज आर द मेजर फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसी के बेस पे मैंने क्या कर दिया? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स बनाना, और डिपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं? ग्रुपिंग के बेस पे। एक तरह की सारी एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और उसको क्या बना दिया जाता है? अ सेपरेट डिपार्टमेंट। ओके, इस तरह से सभी डिपार्टमेंट मिलके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करते हैं। नाउ कम टू दिस न्यू टॉपिक, एडवांटेजेस। कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्लस पॉइंट है। मतलब अगर मैं डिपार्टमेंटलाइजेशन करूं मेजर फंक्शंस के बेसिस पे, तो कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? सो डियर, कंपनी को फ़ायदा होगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। कंपनी को सबसे पहले स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन। अगेन एंड अगेन दे विल डू सेम वर्क। बार बार वो एक ही काम करेंगे, प्रोडक्शन। उन्हें सेलिंग का काम नहीं करना, उनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, ठीक है, उनको परचेजिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करना। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, प्रोडक्शन करो। कहीं दिक्कत आ रही है ट्रेनिंग लो, पर काम आपको बार बार प्रोडक्शन का ही करना है। समझ नहीं आ रहा, सुपरवाइजर से पूछो, अपने फोरमैन से पूछो, ठीक है। आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रहना है और वहीं के सारे काम संभालने हैं।
तो जब आप एक काम को बार बार करोगे तो क्या आप उस काम में स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं करोगे? और जब एक बार आप स्पेशलाइजेशन अचीव कर लोगे तो क्या उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम स्पेशलाइजेशन के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? देखो, स्पेशलाइजेशन के बाद एक तो हमें लेस वेस्टेज का बेनिफिट मिलता है। कौन सा बेनिफिट मिलता है? लेस वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, लेस वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, रिसोर्सिस। समझ आया आपको? मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में हैं और एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, देन कंपनी विल गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट में क्या होता है कि जब आप एक काम को करने में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप कम टाइम में वो काम करोगे, पहले से अच्छा काम करोगे, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होने दोगे, टाइम और एफर्ट्स को वेस्ट नहीं होने दोगे, और जो काम की क्वालिटी होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। एक तो नया बंदा काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता, वो अभी काम कर रहा है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, थोड़ा बहुत टाइम ख़राब करेगा, किसी से पूछेगा हाँ जी कैसे करूँ, वो कुछ बताएगा, फिर वो किसी और से पूछेगा हाँ जी सर ये काम कैसे करूँ, फिर वो उसको कुछ बताएंगे। सो इस तरह से क्या होगा कि टाइम और एफर्ट वेस्ट होते जाएंगे। बट इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट इन डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, देन यू कैन कंप्लीट दैट वर्क विद इन लेस टाइम, विद लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। समझ आया आपको? अगर आप एक काम को करने में एक्सपर्ट हैं तो आप उस काम को जल्दी करोगे, कम वेस्टेज के साथ करोगे, आपका टाइम कम लगेगा, आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, जबकि काम की जो क्वालिटी होगी ना, जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा होगा। समझ आ गया आपको? उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है देखो, और यहाँ कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा इसी एग्जांपल की तरफ देखो। ठीक है, या मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पहले बनाना है फिर बेचना है। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले देखेगा कि कितने का बजट है, कितने का प्रोजेक्ट है। भी अगर मुझे इतना सेल टारगेट पूरा करना है, अचीव करना है, तो कितना बजट मुझे अलॉट करना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट को। रॉ मटेरियल खरीदने में कितना पैसा लगेगा, मशीनरी खरीदने में कितना पैसा लगेगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स को परचेज करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल करेगा। यस, पहले फाइनेंस अरेंज हो गया, उसके बाद हमने परचेज कर ली, उसके बाद जो प्रोडक्शन था वो कर दिया, उसके बाद सेल कर दी। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है या नहीं है? इन सब डिपार्टमेंट को मिलकर काम करने की ज़रूरत है या नहीं है? So your answer will be yes. Coordination among all these department is must. Without coordination, they cannot achieve their task. अगर इन डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा स्टूडेंट। जब तक ये हमें पैसा नहीं देंगे हम कैसे खरीदेंगे सामान? जब तक ये सामान को खरीदेंगे नहीं, ये बनाएंगे कैसे? और जब तक ये बनाएंगे नहीं, ये बेचेंगे कैसे? सो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। फाइनल टारगेट तभी मिलेगा जब इन सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर चलना, मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि जी हम तो अभी नहीं बनाते, जब हमारा मन होगा हम तो तब प्रोड्यूस करेंगे, हम तो 1 महीने के बाद प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ये क्या मतलब है? आप प्रोडक्शन करोगे तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मिलकर काम करना, मिलकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी। जैसे एक वर्कर एक ही काम को बार बार कर रहा था तो स्पेशलाइज हो रहा था, स्पेशलिस्ट बन रहा था वो उस काम में, उसको स्पेशलाइजेशन अचीव हो रहा था। उसी तरह एक मैनेजर भी एक तरह का काम बार बार कर रहा है तो क्या वो एफिशिएंट नहीं होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क ओनली, सो दे विल गेट एन एक्सपर्टाइज इन दैट वर्क।
दे विल गेट स्पेशलाइजेशन। यस, इन द सेम वे एक मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट को डील कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो उस डिपार्टमेंट की सारी बातें उसे अच्छे से समझ आने लग जाएंगी कि वर्कर को काम करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसकी भी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना जब वो एक ही काम को बार बार करेगा। आज आप उसको कह रहे हो परचेज डिपार्टमेंट में काम करो, महीने के बाद कह रहे हो तू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जा, एक महीने के बाद कह रहे हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला जा, तो क्या फ़ायदा? फिर तो उसको किसी भी डिपार्टमेंट की नॉलेज अच्छे से नहीं होगी, किसी भी डिपार्टमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं समझ पाएगा और ना ही उसको सोल्व कर पाएगा। ठीक है, तो एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट में जितना लंबा टाइम रहेगा, एक ही फंक्शंस को बार बार परफॉर्म करेगा, तो उससे रिलेटेड एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स की डुप्लीकेशन को रोका जा सकता है। पैसे से रिलेटेड काम ये कर रहे हैं, परचेजिंग का काम ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम ये कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम ये कर रहे हैं। सबको पता है अपना अपना काम, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी काम रिपीट नहीं होगा ना। अब देखो, या तो हमने ड्यूटीज़ असाइन ना की होती, हर किसी को उसका पर्टिकुलर काम ना दिया होता तो दिक्कत थी। मैंने भी वही काम कर दिया, मेरे कलीग ने भी वही काम कर दिया। ठीक है, मुझे लगा कि ये काम पेंडिंग है, मैं कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, चलो कुछ भी मान लो, बाहर से कुछ खरीद के ही लाना है, ठीक है, तो वहाँ पे डिफाइन था कि वो जो प्रोडक्ट है या जो वो सामान है वो XYZ को ही परचेज़ करना है। ठीक है, तो X को परचेज़ करना है तो X ही करेगा, बट क्लियर नहीं था, ये डिफाइन नहीं था कि परचेज कौन करेगा। वहाँ X भी वो चीज़ खरीद के आ जाएगा, Y भी वो चीज़ खरीद के आ जाएगा और Z भी वही चीज़ खरीद के आ जाएगा, तो क्या इससे लॉस नहीं होगा? ठीक है, होगा ना। तो क्लियरली डिफाइन होता है यहाँ पे कि कौन क्या काम करेगा। तो इस तरह से जो एफर्ट्स हैं उनकी डुप्लीकेसी को रोका जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, आपको प्रोडक्शन करना नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको आपका काम करना आ जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और वो काम आपसे गलत हो रहा है, तो वहाँ पे मैं ये जो है एनालाइज नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ इवेल्युएट नहीं कर पाऊँगी कि कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे कामों की ट्रेनिंग तो नहीं दे सकती ना। लेकिन अगर मुझे पता है कि आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और आपसे गलतियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आई विल केम टू नो अबाउट द वीक पॉइंट। मुझे पता चल जाएगा भी इसका यहाँ पे वीक पॉइंट है और इसको इस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बट अगर ये चीज़ डिवाइड ही ना की हुई होती तो मुझे कैसे पता चलता कि दिक्कत कहाँ आ रही है। सो स्टूडेंट, व्हेन डिपार्टमेंट्स आर मेड on the basis of major functions performed by an organization, then in such a case we will get these advantages। ये प्लस पॉइंट होंगे जिसके फ़ायदे हमें मिलेंगे। Now we will discuss about disadvantages। कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं। वो क्या हैं? वो है आपका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कई बार डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पीछे छोड़ दिया जाता है। कई बार डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाता। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है भी मेरा काम टाइम पे हो जाए, उसके बाद आगे काम सिस्टम से हुआ या नहीं हुआ उनको कोई मतलब नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया परचेज करने के लिए। अब परचेज डिपार्टमेंट वो चीज़ महंगी लाए, सस्ती लाए, अच्छी क्वालिटी की लाए, बुरी क्वालिटी की लाए, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने खरीद के इनको दे दिया, वो पड़ा पड़ा सामान सड़ गया, ख़राब हो गया या उससे प्रोडक्शन हुआ, इनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो इग्नोर हो जाता है। यहाँ पे सबको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। अभी इस डिपार्टमेंट में काम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन टॉपिक पे डिस्कशंस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई।
इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। ये इनको नहीं कुछ पूछेंगे, ये इनको नहीं पूछेंगे, ये इनको नहीं पूछेंगे। सिर्फ और सिर्फ हर एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट के काम से मतलब है, बाकी डिपार्टमेंट्स में काम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा उनको कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे कि अल्टीमेटली लास्ट में अगर हमें हमारा टारगेट अचीव ना हुआ तो सबका नुकसान है। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने डिपार्टमेंट का हो गया, चलो भाई हम फ्री हैं। बाकी डिपार्टमेंट ने काम किया या नहीं किया ये कौन देखेगा। एटलीस्ट आप दूसरे डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उससे कम्युनिकेट तो करो कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, भाई दिक्कत तो नहीं आ रही कोई। आपस में मैनेजर टू मैनेजर कम्युनिकेट तो होना चाहिए कि भूल ही जाओ बस अपना काम कर दिया और बाकी किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएं, हमारा काम बहुत अच्छा हो जाए, दूसरे डिपार्टमेंट को चाहे कुछ मिले या ना मिले। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपस में उनकी जो है जेलसी स्टार्ट हो जाती है। हर डिपार्टमेंट ये चाहेगा मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज दे दो, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं इन रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूज़ करूँगा। दूसरा डिपार्टमेंट कहेगा मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज दे दो, मेरे पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अरे भाई आप सब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो, आप सबका टारगेट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इफ़ दैट विल बी अचीव ऑल दिस डिपार्टमेंट विल गेट देयर शेयर इन दैट। सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो। इसने अच्छा किया, इसने अच्छा किया, इसने अच्छा किया, पर ये बेच ही नहीं पाया, टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाया, तो इन सब के एफर्ट भी तो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये मेरी हमें नहीं करनी, ठीक है। एंड द लास्ट इज हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, वही बात आ गई थी। कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे होगी जब हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही काम पे फोकस कर रहा है, जब हर डिपार्टमेंट को सिर्फ यही पड़ी है भी अपना काम हो जाए बाकियों का चाहे रह जाए, तो फिर कैसे आपकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट तब होगी जब सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। जो सेल टारगेट हमने सोचा है वो सेल टारगेट हमें अचीव करना है। जब ये फीलिंग आपके मन में होगी तो जाके कहीं बात बनेगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है वो हमारा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर in which departments are created on the basis of major functions performed by an organization। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। नो डाउट डिपार्टमेंट हम बनाएंगे, बट मेजर फंक्शंस के बेस पे बनाएंगे। परचेजिंग करनी है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, रिसर्च करना है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हम सेपरेट डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बेस्ट वे में करें। सबका टारगेट ये होना चाहिए कि टाइम मिनिमम लगे, रिसोर्सेज की वेस्टेज मिनिमम हो और जो फाइनली आउटकम हो, जो काम होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। एज वेल एज दे शुड कम्युनिकेट टू ईच अदर ना, लाइक डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, they should conduct meeting time to time, they should have discussion with each other about the progress of work, about the quality of work, because the ultimate objective of all should be to achieve that objective which is for the whole organization। सभी को मिलके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस आपको क्लियर है, लिमिटेशंस आपको क्लियर है। एडवांटेजेस में मैं जल्दी से आपको बता दूं, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा बिकॉज आप एक ही तरह का काम बार बार करोगे। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है क्योंकि जब तक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजर अपने काम में एफिशिएंट हो जाएगा ना, एक ही काम को, एक ही प्रॉब्लम को या एक ही तरह की एक्टिविटीज़ के साथ बार बार डील करेगा। तो मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, डुप्लीकेशन नहीं होगी, हर किसी का काम डिवाइड है, हर किसी को पता है मेरा क्या काम है, ठीक है। तो कोई किसी के काम में जब इंटरफेयर ही नहीं करेगा तो काम रिपीट क्यों होगा, ठीक है। एंड ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड, ट्रेनिंग भी फैसिलिटेट की जाती है। कैसे? आपको जिस पर्टिकुलर काम में दिक्कत आ रही है आपको उससे रिलेटेड सारी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। आपको प्रोडक्शन में प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड देंगे हम ट्रेनिंग, ठीक है।
बट डिसएडवांटेज ये हैं डिपार्टमेंट्स को लेके कि हर डिपार्टमेंट सोचता है भी मेरा काम पूरा हो जाए, बाकियों का चाहे पूरा हो या ना हो। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इग्नोर हो जाता है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी आती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक दूसरे के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये कहता है मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज दो, ये कहेगा मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज दो, ये कहेगा मुझे ज़्यादा दो। ये नहीं सोचेंगे कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये सारे रिसोर्सेज, चाहे मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँ चाहे ये यूज़ करे, और मैं क्यों वेस्ट करूँ और ये भी क्यों वेस्ट करे। रिसोर्सेज तो ऑर्गेनाइजेशन के है ना, पैसा तो सबका लगा हुआ है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, और इस तरह से इन छोटे छोटे माइनर इश्यूज़ की वजह से, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कंपनी अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कई बार फेल हो जाती है। सो टुडे दिस इज़ मोर देन इनफ स्टूडेंट्स। आपको लास्ट वीडियो के तक के लिए ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो है अपना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट में क्लियर करवाऊंगी। तब तक के लिए इसे नोट डाउन करो, रिवाइज करो और अपनी ऑनलाइन लर्निंग को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।